मित्रों, नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज संधि प्रकरण भाग 5 लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित आया हूं। आज हम लोग दीर्घ संधि पर डिस्कशन करेंगे। मैं दीर्घ संधि तो आपको सबसे पहले ही पढ़ा देता, क्योंकि हमें लगता है सबसे सरल संधि यदि कोई है तो दीर्घ संधि है। परंतु चूंकि जो सीक्वेंस था संधि का, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाना शुरू किया था। पूर्व में जो यण संधि, आयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि हमने आपको पढ़ाया है। उम्मीद है कि आप इन सभी संधियों को अच्छे से तैयार किए होंगे और परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से आपकी हो रही होगी। आइए हम लोग दीर्घ संधि देखते हैं। दीर्घ, जैसा कि बड़ा अगर एक जनरल वर्ड में कहा जाए तो दीर्घ संधि जो विधायक सूत्र है वह अकः सवर्णे दीर्घ। अकः, अक का सवर्णे, सवर्ण में दीर्घ दीर्घ। इस तरीके से ये देखिए। अगर इसकी वृत्ति देखी जाए, अगर वृत्ति आपको लिखनी नहीं है, आपको जो अर्थ लिखा है इसी का आप अनुवाद कर दीजिए। आराम से, बहुत अच्छे से आपका अनुवाद हो जाएगा और कोई कठिनाई भी आपको महसूस नहीं होगी। इसलिए वृत्ति वगैरह जो है ना, बहुत लोग आपको जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो कहेंगे संस्कृत की जो वृत्तियां दी गई हैं सूत्र नीचे, वही याद करके लिख दीजिए ना। एक तो आपको याद करने में बड़ी कठिनाई होगी, इसी के कारण लोग संस्कृत ऑप्शनल भी कभी कभी लेते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है यार संस्कृत में इतना कुछ है, कैसे याद किया जाएगा। तो इन सब समस्याओं में आपको नहीं फंसना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आरामदायक है, कोई कठिनाई नहीं है। आप सामान्य तरीके से इसका अर्थ जानिए और उसी अर्थ को अपने तरीके से ट्रांसलेट कर दीजिए, उसका अनुवाद संस्कृत में कर दीजिए, हो गया आपका अर्थ। तो सूत्र का अर्थ है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः, अब इसकी वृत्ति देखेंगे। मैं वृत्ति इसलिए बता दे रहा हूं कि आप जानते रहिए, जरूरत नहीं है। अकः सवर्णेचि परे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेशः स्यात्। और मैं आपको अधिकतर वही उदाहरण बता रहा हूं जो उदाहरण ट्रेडिशनल है, संस्कृत व्याकरण के ग्रंथों में है, संस्कृत व्याकरण में दिया हुआ है। उन्हीं के उदाहरणों की मैं चर्चा करता हूं और उनसे मिले जुले जो उदाहरण है उनको मैं आपको यहां पर बताता हूं। अर्थ देखिए, अका सवर्ण दीर्घ का, अक से सवर्ण अच परे होने पर, पूर्व और पर, पूर्व पहले और पर बाद, पश्चात, जो भी कहिए। तो अक से सवर्ण अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है। अक से सवर्ण अच। अब इसको थोड़ा और सरल तरीके से देखिए। कहने का क्या इनका अर्थ है कि अक से सवर्ण अर्थात अक के बाद, अक के पश्चात सवर्ण अच हो, तब क्या होगा? पूर्व पहले और बाद, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होगा, आदेश हो जाएगा। ठीक है। अब अक, हमने आपको महेश्वर सूत्र में अक प्रत्याहार के बारे में बताया था। अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री। ठीक है, ये 5 वर्ण आते हैं। देखिए, री से संबंधित उदाहरण जो है लौकिक में नहीं देखने को मिलते, लेकिन अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री। ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और अच, अच जैसे पूर्व से चला ही आ रहा है, अच में समस्त स्वर आते हैं, स्वर को अच कहते हैं। इसके अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है। अब करें अक प्रत्याहार में क्या है? आ, ई, उ, री, ये 5 वर्ण आते हैं। करें इनसे, इनके बाद में या इनसे परे यदि इनका कोई सवर्ण अच हो, देखिए सवर्ण लगाए, सवर्ण अर्थात समान अच, अर्थात समान स्वर हो, तो इन दोनों के स्थान पर, किसके? पूर्व अर्थात जो प्लस के आगे होगा, जो प्लस के बाद होगा, उन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाता है। ठीक है, एक दीर्घ आदेश हो जाता है।
और सरल तरीके से आप समझना चाहिए, देखिए जितना सरल हो सक रहा है उतना सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करो। और सरल तरीके से यदि आपको जानना हो तो देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ और री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं। कौन? आ मिलेगा तो आ होगा, ई मिलेगी तो ई होगी, ऊ मिलेगा तो ऊ होगा, और री मिलेगा तो री होगा। यही कहने का मतलब है कि पहले भी वही स्वर होगा और बाद में भी वही स्वर होगा, वह दीर्घ हो ह्रस्व हो इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उन दोनों को जब मिलाएंगे तो वह दीर्घ ही होगा। यह आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ, 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा से या क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ बड़ा, जैसे यहां देखिए, यहां ह्रस्व आ है, यहां ह्रस्व आ है। अब देखिए अक से सवर्ण अच, सवर्ण अच अर्थात जो अक हैं इन्हीं के समान वर्ण इन अचों से लेने हैं। जैसे आ है तो आ ही लिया जाएगा, आ है तो ई है तो ई लिया जाएगा। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मतलब दीर्घ हो ह्रस्व हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन लिया जाएगा वही समान या सवर्ण ही लिया जाएगा, समान वर्ण समान अक्षर ही लिया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो अब उदाहरण देखिए, इधर आ है इधर आ, दोनों मिलकर क्या हुआ? दीर्घ आ हुआ। इधर ह्रस्व है इधर दीर्घ है, तुम दोनों मिलकर भी दीर्घ हुआ। देखिए देखिए, यहाँ आ है, ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ आता है, और अच अच स्वर में भी आ आता है, लेकिन सवर्ण चाहिए। ये नहीं कि आ है तो यहाँ ई लगा दीजिए तो कौन सा हो जाएगा? आपका गुण संधि हो जाएगी। इसलिए कह रहे सवर्ण समान वर्ण, जैसे यहाँ है वही सेम यहाँ हो, लेकिन दीर्घ हो या ह्रस्व हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस समान वर्ण होने चाहिए। तो दोनों मिलकर क्या होंगे? दीर्घ ही होंगे। चाहे दीर्घ होगा चाहे ह्रस्व होगा, दोनों मिलकर दीर्घ होंगे। दीर्घ होगा फिर भी दीर्घ ही होगा, ये बात है। अब देखो उदाहरण देखिए, आ तो हमारा दीर्घ हुआ। यहाँ देखिए दैत्य जमा अरि, यहाँ आ है यहाँ आए, दोनों मिलकर दीर्घ हुआ तो दैत्यारिह, दैत्य जमा अरि दैत्यारिह। अब यहाँ ह्रस्व यहाँ दीर्घ, दोनों दीर्घ मिलकर हो देव। यहाँ देखिए यहाँ ह्रस्व है, यहाँ हमारे दीर्घ है, तो दोनों मिल और समान वर्ण है। यहाँ आ है यहाँ भी आ है, तो हो गया देव जमा आलय देवालय है, देव जमा आलय देवालय। यहाँ अब देखिए इधर पूर्व में आपका अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है, अर्थात अक प्रत्याहार के अंदर 5 वर्ण है, तो पांचों में कौन सा पहला है? आ है यहाँ। और उसके बाद भी अच, इस सवर्ण अच में, इस अच में से सवर्ण अच चाहिए तो वही आ ही चाहिए, तो दोनों मिलकर यहाँ दीर्घ है यहाँ ह्रस्व है तो भी दीर्घ हुआ, तो विद्या जमा अर्थी, तो क्या हो गया? विद्यार्थी। दैत्य जमा अरि दैत्यारि, देव जमा आलय देवालय, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। आगे देखिए आ, अब देखिए दीर्घ आ मिलकर भी दीर्घ आ हो जाए, विद्या जमा आलय विद्या जमा आलय विद्यालय है। देखिए ह्रस्वी मिलकर भी दीर्घी हुई, ह्रस्वी दीर्घी मिलकर दीर्घी हुई, और दीर्घी मिलकर भी दीर्घ ही हुई। ठीक है ना? ये अक है, प्लस के इधर पूर्व में सब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वर्ण, और ये पश्चात में अच के अंतर्गत आते हैं, लेकिन समान सवर्णी हो, समान वर्ण हो, एक जैसे ही हो, अलग अलग नहीं, यहाँ आ यहाँ ई हो जाए, ऐसा नहीं। अब देखिए दीर्घ का देखिए, विद्या जमा आलय विद्यालय, गिरि जमा इंद्रा गिरीन्द्र, कपि जमा ईशा कपीशा, देखिए सब दीर्घ हो रहा है। श्री जमा ईशा श्रीशा, तो विद्या जमा आलय विद्यालय, गिरि जमा इंद्र गिरीन्द्र, कपि जमा ईशा कपीशा, श्री जमा ईशा श्रीशा। आइए ओ को देखते हैं, ओ दीर्घ ओ दीर्घ 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 ओ, ठीक है ना? ओ अब यहाँ दीर्घ होना ह्रस्व होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी दीर्घ यहाँ भी दीर्घ, तो ठीक है। जो देखिए विष्णु यहाँ ह्रस्व यहाँ ह्रस्व, विष्णु जमा उदय विष्णु दया है, लघु जमा ऊर्मी लघुर्मी, चमु जमा ऊर्जा चमूर्जा, भू जमा ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। अब देखिए री दीर्घ री को, होत्र जमा रिकारा होत्रिकारा। ठीक है, ये आपके उदाहरण है। एक बार फिर से देखिए, विष्णु जमा उदय विष्णुदय, लघु जमा ऊर्मी लघुर्मी, चमु जमा ऊर्जा चमूर्जा, भू जमा ऊर्ध्वा भूर्ध्वा, होत्र जमा रिकारा होत्रिकारा।
अब जैसे अन्य उदाहरण यूं ही देख लीजिए, जो हम यहाँ पे दिखे नहीं, आप इसको अभ्यास के रूप में कर, जैसे पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, देव जमा असुर देवा सुरा, चा जमा अपि चापि, ठीक है, नदी जमा ईशा नदीशा, सु जमा उक्ति सूक्ति, पितृ जमा ऋणम पितृ। इस प्रकार से दीर्घ संधि की ये सभी उदाहरण हैं। इन समस्त उदाहरणों को आप लोग पढ़िए और तैयार करिए। अब जैसे मान लीजिए आपको इसको लिखना, इसके अर्थ, तो एक संक्षिप्त रूप से भी इसके अर्थ को लिख सकते हैं। जैसे अक के पश्चात अक हो तो सवर्ण दीर्घ होता है, यूं समझ लीजिए, जबकि ऐसा हमारे व्याकरणाचार्य से नहीं बताते हो। करें अक के पश्चात सवर्ण अच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक दीर्घ एकादेश होता है, ये उनका कहना है। लेकिन आप ऐसे सामान्य तरीके से समझ सकते हैं कि अक के पश्चात अक हो तो सवर्ण दीर्घ होता है। अब इसके अगर संस्कृत में इसको लिखना तो अका पश्चात अक स्यात् तो सवर्ण दीर्घा होती, ऐसे लिख सकते। लेकिन जो तरीका मैंने बताया उस तरीके को आप लोग फॉलो करिए। तो साथियों, आप जो है जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके आइकन बेल को जरूर दबाइए और अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, धन्यवाद।